हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोन चैनल। आज 6 अक्टूबर के दिन हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू और पीआईबी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहले न्यूज़ डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वे से है। न्यूज़ में क्यों है? नीति आयोग और डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस यानी डीएमईओ ने रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट किया अबाउट डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वे। इस सर्वे को जो कि डीएमईओ के द्वारा कंडक्ट किया गया था, नीति आयोग इसमें असेस करेगा डिफरेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को के परफॉर्मेंस को कि उन्होंने किस तरह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी सीएस और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सीएसएस को इम्प्लीमेंट किया। की फाइंडिंग क्या रही इसकी? यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आती है, उसे सेकंड रैंक दिया गया अमॉन्ग 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, जबकि इसको थर्ड रैंक मिला आउट ऑफ 65 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विद ए स्कोर ऑफ 4.11 और इसे का स्केल 5 था ऑन डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में। इस सर्वे में ऑनलाइन क्वेश्चनियर यानी कि इस सेट ऑफ क्वेश्चन को प्रिपेयर्ड किया गया अंडर 6 मेजर थीम ऑफ डीजीक्यूआई, जिसमें डेटा जनरेशन, डेटा क्वालिटी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, यूज एंड डिसेमिनेशन, डेटा सिक्योरिटी एंड एचआर कैपेसिटी एंड केस स्टडीज शामिल थे। वेटेज को असाइन किया गया थीम के साथ और सब वेटेज को ईच क्वेश्चन विद इन एवरी थीम, ताकि डीजीक्यूआई के फाइनल स्कोर तक पहुंचा जा सके जो कि 0 से 5 के बीच में थी एवरी स्कीम के लिए। इसमें किसी भी तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड इररिलेवेंट कंपैरिजन को अवॉइड करने के लिए मिनिस्ट्री को क्लासिफाइड किया गया है 6 कैटेगरीज में। वो 6 कैटेगरीज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, स्ट्रेटेजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक। क्वेश्चनेयर जो था उसको शेयर किया गया मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के साथ जो कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को। अब जान लेते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है। ये इंटायरली और डायरेक्टली फंडेड है और इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्कीम को जो है फॉर्मुलेट किया गया है बाय द सेंटर, जो कि बेस है ऑन द सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनियन लिस्ट। ये पूछा जा सकता है आपके प्रीलिम्स में कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है, तो आपको यहाँ बताना है कि यूनियन लिस्ट में। आगे देखते हैं, इन दिस स्कीम फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट शिफ्टेड टू स्टेट, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी प्रोवाइड करेगी सेंटर वो शिफ्ट नहीं किया जाएगा स्टेट को। अब जान लेते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि स्पॉन्सर्ड वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये स्कीम सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर की जाएगी और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसकी जो कॉस्ट होगी इसी स्कीम की वो शेयर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ 50-50 या फिर 70-30, 75-25 या फिर 90-10। और इस कॉस्ट की जो रेशियो होगी इसमें जो भी ग्रेटर पोर्शन होगा वो हमेशा सेंट्रल के द्वारा बॉन्ड किया जाएगा। सीएसएस यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो इस स्कीम के अंदर में सेंटर जो होगा वो असिस्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियली, ताकि स्कीम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा सके स्टेट्स के द्वारा। अब जान लेते हैं डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस के बारे में, यानी कि डेमो। इसको कंस्टिट्यूट किया गया था सितंबर 2015 में बाय मर्जिंग जो भी पुराने जो पहले से चले आ रहे थे प्रोग्राम उनके साथ मर्ज करके, और वो प्रोग्राम है प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑफिस यानी पीईओ एंड इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस आईईओ। इन दोनों को मर्ज करके डेमो को कंस्टिट्यूट किया गया था। और इसके बारे में कहा जाए तो ये एक अटैच्ड ऑफिस है जो कि नीति आयोग के अंडर आता है। इसका एम क्या है? इसका एम है कि फुलफिल करना ऑर्गेनाइजेशन के मॉनिटरिंग को और इवैल्यूएशन को।
इसके अलावा मैंडेट करना और बिल्ड करना M&E इकोसिस्टम को इंडिया में। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलपमेंट ऑफ M&E को इंटरेस्ट करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट करता है डेवलपमेंट M&E फंक्शन को, जिसमें की है क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें मॉनिटर किया जाएगा प्रोग्रेस और एफिकेसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी को और प्रोग्राम के फ्रेमवर्क को। इसके अलावा एक्टिवली मॉनिटर किया जाएगा और इवेल्युएट किया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम और उसके इनिशिएटिव को। इसमें इंक्लूड होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीडेड रिसोर्स सो दैट कि स्ट्रेंथन किया जाए पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को और जो भी डिलीवरी के स्कोप हैं उसको। ऑब्जेक्टिव क्या है डेमो के? ये इनेबल करता है डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग को, ताकि इनेबल किया जा सके कल्चर ऑफ डीप लर्निंग फ्रॉम रेगुलर सेल्फ इवेल्युएशन इन ऑल टियर ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा इसमें रिगरस ट्रैकिंग ऑफ परफॉर्मेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात कही जा रही है और कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम इवेल्युएशन की बात की जा रही है। इसमें स्ट्रेंथन किया जाएगा जो भी होल इकोसिस्टम है उसको, ताकि जो आउटकम हो सके मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन का वो रिगरस रहे। इसके अलावा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक्सपैंड किया जा रहा है यूज ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिकल टूल, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके गवर्नमेंट के प्रोग्राम की। इसमें प्रोवाइड की जाएगी डेटा और टूल, ताकि इसको पूरी तरह से जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम है उसको इफेक्टिवली और पूरी इफिशियंसी के साथ इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसमें हेल्प किया जाएगा ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके जो भी वीकनेस है और जो भी कमियां हैं, ताकि करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। अगली न्यूज है स्वामीनाथन कमीशन से। अभी काफी न्यूज में रही है स्वामीनाथन कमीशन। यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है इम्प्लीमेंट करना जो भी स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन है उसको, ताकि फार्मर की इनकम को 2022 तक डबल कर दिया जा सके। स्वामीनाथन रिपोर्ट में क्या कहा है गया है? स्वामीनाथन रिपोर्ट आई है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के बारे में। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 18 नवंबर 2004 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन। इस रिपोर्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सजेस्ट करती हैं कि किस तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ और फास्टर ग्रोथ को अचीव किया जा सके। जैसा कि कल्पना की गई थी, परिकल्पना थी 11th 5 ईयर प्लान में, उसके अब जान लेते हैं NCF के बारे में, यानी कि नेशनल कमीशन ऑन फार्मर। इसने कुछ सजेशन दिए हैं ऑन सच इश्यूज, जैसे कि इनका कहना है कि मीडियम टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ताकि कंट्री जो है वो आगे बढ़ सके और अचीव कर सके फूड सिक्योरिटी को, यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी को। इसके अलावा NFC का कहना है कि हमें ज़रूरत है प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने की। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को भी इन्हेंस करने की ज़रूरत है। जो भी मेजर फार्मिंग सिस्टम है कंट्री में उसके लिए इनका कहना है कि पॉलिसी रिफॉर्म को करने की ज़रूरत है, ताकि जो फ्लो है रूरल क्रेडिट का उसको बढ़ाया जा सके। स्पेशल प्रोग्राम लाने की बात की जा रही है फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए, जो कि एरिड और सेमी एरिड रीजन में रहते हैं। इसके अलावा वैसे फार्मर के लिए भी जो हिली और कोस्टल एरियाज में रहते हैं। इसमें क्वालिटी एंड कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस ऑफ फार्म कमोडिटी को इन्हेंस करने की भी बात की जा रही है, ताकि कमोडिटीज को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाया जा सके। इसमें फार्मर को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है जब भी इंटरनेशनल प्राइस जो है वो बहुत तेजी से फॉल करें। इसके अलावा एम्पावर करने की बात कही जा रही है लोकल बॉडीज को,
ताकि इफेक्टिवली कंजर्व किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके इकोलॉजिकल फाउंडेशन को। जो भी ज़्यादा सरप्लस हो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसके अलावा डाइवर्जन ऑफ प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड और फॉरेस्ट टू कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस, यानी कि इनका कहना है कि जो भी प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड है और इसके अलावा जो भी फॉरेस्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर्स के, उनको नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए देने से रोका जाए और इंश्योर किया जाए ग्रेजिंग राइट को। इसके अलावा सीजनल एक्सेस टू फॉरेस्ट टू ट्राइबल, और एस्टैब्लिश करने की बात कही जा रही है एक नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस, जिसकी ये कैपेसिटी हो सके कि वो लिंक कर सके लैंड यूज डिसीजन को इकोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल और मार्केटिंग फैक्टर्स के साथ। इसके अलावा मैकेनिज्म सेट करने की बात की जा रही है ताकि ये रेगुलेट किया जा सके सेल को एग्रीकल्चरल लैंड के। अगली न्यूज़ है मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड से। न्यूज़ में क्यों है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट नागपुर बेस्ड प्राइवेट एंटिटी से ताकि वो सप्लाई की जा सके इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की इंडियन आर्मी को। ये ग्रेनेड जो हैं वो रिप्लेस करेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के विंटेज मिल्स बॉम्ब्स को। टाइप 36M हैंड ग्रेनेड अब जो है वो आर्मी के इसको यूज करेगी। मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड यूज करती है प्री फॉर्म सिलेंडर को माइल्ड स्टील प्री फ्रैगमेंट से जो बनी होती है ताकि अचीव किया जा सके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। यहाँ पे DRDO की फैसिलिटी टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने MMHG यानी मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को डेवलप किया है। इसको यूज किया जा सकेगा दो डिफरेंट स्ट्रक्चर में, जो कि दो डिफरेंट मोड्स में आते हैं, यानी एक मोड है डिफेंसिव और दूसरा ऑफेंसिव। अभी तक जो ग्रेनेड इंडियन फोर्स के द्वारा यूज किए जा रहे थे वो मेनली डिफेंसिव मोड ग्रेनेड्स हैं, जिसको जब थ्रो किया जाता है तो उससे खतरा होता है कि उसके फ्रैगमेंटेशन से जो टारगेट है ओपन एरिया में वो तो हार्म होगा ही, और इसके अलावा जो थ्रोवर है उसको भी इससे नुकसान होने की संभावना है क्योंकि ये थ्रो करने के बाद फ्रैगमेंट करता है। उसके दूसरे तरफ अगर देखा जाए ऑफेंसिव ग्रेनेड्स की तो ये फ्रैगमेंट नहीं करते हैं और ये जो हार्म पहुंचाते हैं वो सिर्फ दुश्मनों को ही हार्म पहुंचाते हैं बाय द ब्लास्ट, वाइल थ्रोवर जो रहता है इसमें पूरी तरह से सेफ रहता है। प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो 15 ईयर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से। इसको स्टोर किया जाता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। द नोट 36 ग्रेनेड्स करंटली इन यूज। इंडियन आर्मी जो है अभी यूज कर रही है वर्ल्ड वॉर विंटेज 36M हैंड ग्रेनेड को। यहाँ पे नंबर जो है वो रेफर करते हैं वेरिएंट है को मिल्स बॉम्ब के, यानी मिल्स बॉम्ब जो बनाती है उसके अलग अलग वेरिएंट है। तो इंडियन आर्मी में जो हैंड ग्रेनेड यूज होता है वो 36M का होता है और ये पाइनएप्पल शेप का होता है। ये ग्रेनेड्स जो हैं उनको राइफल से भी फायर किया जा सकता है। 36M जो है उसको मैन्युफैक्चर करती है फैसिलिटी ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB। केसिंग जो होती है इस ग्रेनेड की वो स्ट्रक्चर होती है ताकि वो ब्रेक कर सके इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट, जिसके वजह से फर्दर हार्म हो आफ्टर एक्सप्लोजन। न्यूज है शौर्य न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। न्यूज में क्यों है, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया अपने इंडिजीनियसली डेवलप न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस टिपिकल हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य को। शौर्य के बारे में जानते हैं। शौर्य जो है वो लैंड वेरिएंट है ऑफ इंडियाज K-15 मिसाइल। इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो 700 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर है। ये
200 केजी से 1000 केजी तक पेलोड को कैरी करने में कैपेबल है। इसके अलावा यह 10 मीटर लॉन्ग, 74 सेंटीमीटर डायमीटर में और 6.2 टन इसकी वेट है। इसकी जो 2 स्टेजेस हैं वो सॉलिड प्रोपेलेंट को यूज करती हैं। शौर्य जो है वन ऑफ द टॉप 10 मिसाइल्स इन द वर्ल्ड इन इट्स क्लास। इसको जाना जाता है इसके हाई परफॉर्मेंस नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम के लिए। इसके अलावा इसमें एफिशिएंट propulsion सिस्टम है जो कि, और इसमें सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल टेक्नोलॉजी है और कैनिस्टराइज्ड लॉन्च है। मिसाइल जो है इसको लॉन्च किया सकता है फ्रॉम साइलोज और कैनिस्टर। साइलोज मीन्स कि एक अंडरग्राउंड जो चेम्बर बोलते हैं उस तरह का होता है, तो वहां से भी लॉन्च किया सकता है। इसके अलावा कैनिस्टर से भी, जो कि आप देखते होंगे कि कोई भी हैंड ग्रेनेड है तो ऊपर से उसका पिन खींचते हैं और उसको फिर थ्रो करते हैं, तो उस तरह के जो शेप होती है उसको कैनिस्टर बोलते हैं। तो उससे भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसमें ट्रक जो है वो इटसेल्फ एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। शौर्य मिसाइल को वेरियस लोकेशन पे रखा जा सकता है ताकि एनिमीज जो है उसको डिटेक्ट ना कर सके। इसके अलावा इसको सैटेलाइट इमेजिंग से भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। अगली न्यूज है एनिमल ब्रिज के बारे में। इंडिया में पहली बार जो है ओवरपासेस बनाए जा रहे हैं एनिमल्स के लिए, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसका जो निर्माण है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे किया जा रहा है। डिटेल पे जान लेते हैं। ये ओवरपासेस जो हैं वो नीदरलैंड के एनिमल ब्रिज के लाइन पे इसका निर्माण हो रहा है, तर्ज पे इसका निर्माण हो रहा है ताकि वाइल्ड लाइफ को सेफ पैसेज मिल सके। इस ब्रिज को इस तरह से प्लान किया जा रहा है ताकि वाइल्ड लाइफ की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा जो एनिमल ब्रिज जो बनाया जा रहा है ये ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी प्रिवेंट करेगी और एनिमल्स और व्हीकल की जो कोलिजन हो जाती है उसको भी प्रिवेंट करेगी। रणथंबोर नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क जो है ये एक वास्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व है जो कि सवाई माधोपुर टाउन में है, राजस्थान के। ये एक फॉर्मल रॉयल हंटिंग ग्राउंड थी और इसको होम ऑफ टाइगर्स, लेपर्ड और मार्श क्रोकोडाइल भी कहा जाता है, यानी कि ये इन सब का होम माना जाता है। इसकी जो लैंडमार्क है वो 10th सेंचुरी का रणथंबोर फोर्ट जो वहां बना हुआ है उसे कहा जाता है। इसका हिल टॉप और गणेश मंदिर जो है उसको भी वहां का एक लैंडमार्क के तौर पे जाना जाता है। इसके पार्क में पदम तालाब लेक है जो कि जिसमें एबंडेंस ऑफ वाटर लिलीज पाए जाते हैं। इसको डिक्लेयर किया गया था वन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इन 1973। नेशनल पार्क जो है वो होस्ट करता है डिसीडियस फॉरेस्ट को, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ को सच एज इंडियन लेपर्ड, बंगाल टाइगर, वाइल्ड बोर, स्लोथ, बियर, मगर, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। ये पार्क जो है वो चंबल रिवर से बाउंड है साउथ में और बनास रिवर से नॉर्थ में। आज इतनी ही न्यूज थी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।